बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब? आज हम इंशाल्लाह स्ट्रेस मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस किया और इसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को दिखाएंगे। सबसे पहले ये कि स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, स्ट्रेस क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं, क्या कॉजेज़ हैं, रीजंस क्या हैं, क्या इसकी टाइप्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, हम तमाम चीज़ों को डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस हैज़ बीन डिफाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज ओवर इन द ईयर्स। और कहते हैं कि इसको बहुत डिफरेंट तरीके से बेसिकली हम इसको वेज में डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट इसके तरीक़ाकार हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस का सामना होता है। बेसिकली ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसके जो ज़्यादातर फिजिक्स में यानी कि यूज़ होता है, जिसका मतलब है कि एक्सटर्नल प्रेशर्स यानी कि जो बैरूनी प्रेशर्स होता है, काम का प्रेशर होता है, किसी भी काम का एनी वेज यानी कि कोई भी एक रीजन बन सकती है जो उसके ऊपर प्रेशर का हो। टेंशन, लोड, वर्कलोड, वर्क स्ट्रेस, यानी कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट वाज, यानी कि इट इसका बेसिकली ये जो पर्पस मकसद ये है कि कहीं भी किसी भी कंडीशन में जो स्ट्रेस था वो हो सकता है। इट वाज कंसीव्ड एज द प्रेशर फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये बेसिकली इन्वायरमेंट से भी हो सकता है, देन एज ट्रेन विद इन द पर्सन। ये इन्वायरमेंट में भी डिफरेंट इन्वायरमेंट की जो सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उनमें भी पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो डिफरेंट जो पर्सनस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके दौरान भी किसी भी किस्म का स्ट्रेस की कंडीशन जो है क्रिएट हो सकती है। हम स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट। कहते हैं कि किसी भी किस्म की जो उसकी डिमांड होती है तो उस पर जो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, यानी कि आप कहीं भी किसी भी कंडीशन में आप बैठे हुए हैं, किसी भी आपका किसी काम की तरफ ऐसा लोड होता है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है या आपकी पर्सनल बॉडी का कोई ऐसा फंक्शन इफेक्ट करता है, बहुत सारी इसकी रीजंस हैं जिसकी वजह से आप बैठे आपके जो आप बहुत सारी रीजंस की बेस पे जो आपको वो स्ट्रेस क्रिएट हो। Stressor is any person or situation that produce anxiety response to the। कहते हैं जो स्ट्रेस होता है कोई भी एक ऐसा पर्सन या ऐसी सिचुएशन जो उसकी बॉडी से एंजाइटी होप की सिचुएशन जो है ना वो रिस्पॉन्स होती है। यानी कि स्ट्रेस से बहुत सारी जब एक बंदा हो जाता है कि अल्लाह ये क्यों हुआ, इसकी क्या सिचुएशन है, क्यों ये हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वर्कलोड ये कैसे होगा। वर्कलोड आपके ऊपर एकदम से प्रेशर पड़ जाता है तो उससे भी आपकी बॉडी जो है एकदम एंजाइटी का शिकार हो जाती है। तो इसका भी यानी इससे भी जो स्ट्रेस की कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा होती है। स्ट्रेस इज अ केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट, environmental condition, external stimulus are an event that causes stress to an individual। यानी कि इसमें सबसे जो है ना केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट है कि जिसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन किसी भी किस्म की कोई इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। एक्सटर्नल उसका जो स्टिमुलस रिस्पांस बॉडी का जो रिस्पांस होता है वो भी डिफरेंट किस्म का स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। आर एन इवेंट दैट कॉजेज स्ट्रेस टू द इंडिविजुअल, और बहुत सारी कॉजेज जो इंडिविजुअल के लिए स्ट्रेस की वजूहत बन सकती हैं। यानी कि जॉब ऑक्यूपेशनल और जॉब स्ट्रेस क्या होता है? ऑक्यूपेशनल और जॉब स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ टेंशन अराइजिंग इन अ पर्सन दैट इज रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ द पर्सन रोल और अ जॉब। कहते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल या किसी जॉब के दौरान जो स्ट्रेस होता है वो किसी भी पर्सन में किसी भी सिचुएशन में टेंशन जो उसके कोई भी टेंशन जो वहाँ पे अरेज होती है किसी भी काम के या किसी काम के रोल के लिए या डिमांड्स को पूरा करने के लिए कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, उस काम का जो वर्कलोड और जो प्रेशर है उससे भी जो डिफरेंट वो कंडीशन है वो भी क्रिएट होती है। काइंड्स ऑफ स्ट्रेसर्स, स्ट्रेसर्स की कौन कौन सी काइंड हो सकती हैं? एक एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स होते हैं, एक इंटरनल स्ट्रेसर्स होते हैं। कि देखिए जैसे कि आप जो इंटरनल है वो टेंशन को बिल्कुल इंटरनली
कैसे फेस कर रहा है, और जो एक्सटर्नल है वो काम को कैसे प्रेशर्स के साथ फॉलो कर रहा है। सबसे पहले क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। इसमें जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि इंसानी इन्वायरमेंट जो होता है, सोशल इंटरेक्शन लोगों के साथ, जो उसकी डिफरेंट लोगों के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है, सोसाइटी में लोगों के साथ वो जब उसकी इंटरेक्शन होती है, तो उससे भी जो एक्सटर्नल स्ट्रेस क्रिएट होता है। लाइफ इवेंट विच यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट इन द फैमिली। जैसे कि किसी भी लाइफ का जो इवेंट हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फैमिली में अपना बहुत अजीज है, बेशक मौत बर हक है, वो आनी ही होती है, लेकिन जब कोई ऐसी टेंशन या ऐसी सिचुएशन घर में क्रिएट हो जाए, तो वो जो सिचुएशन होती है, जो एक्सटर्नल सिचुएशन, वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। जब वो कंडीशन कोई भी ऐसे जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, उससे जो माइंड सेटअप है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जब माइंड सेटअप डिस्टर्ब होता है, तो इट्स मीन्स कि जो स्ट्रेस से बढ़ जाता है। इंटरनल स्ट्रेसेस, पर्सनल लाइफस्टाइल चॉइस, यानी कि डिफरेंट, जैसे कि हम कहते हैं हमारी लाइफस्टाइल ऐसा, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा तो हमारी अंदरूनी कंडीशन है वो बदतर होती जाती है। क्यों मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे कैसे ये हो रहा है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं, देखिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट। जो ट्रेट्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, तो वो भी जो इंटरनल स्ट्रेसेस का बायस बनते हैं। इंडिविजुअल थॉट, जैसे कि इंसान बैठे सोच रहा होता है, नेगेटिव जो सिचुएशंस होती हैं, ओवर एनालाइजिंग, यानी कि हम अब से खुद दिमाग के साथ कहते हैं अच्छा उसने ऐसा किया होगा ये क्यों। तो जो अपने माइंड की जो नेगेटिव पोजीशन है, या हम किसी को ओवर एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेस की कंडीशंस बन जाती है। लेवल ऑफ स्ट्रेसर्स क्या हो सकता है? Stressors, distressors. Stressors is the healthy, positive, and developmental stress response. And distress is unhealthy and negative stress response. यानी कि जो स्ट्रेस है उसका मतलब यह है कि स्ट्रेस तो होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि हाई में ज़्यादा टेंशन में ज़्यादा खाती हूँ, तो उससे जो मेरा लोड बॉडी के जो यानी कि वेट है वो बढ़ जाता है। और कुछ कहते हैं कि इस तरीके से जो उसके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो इस कदर उसकी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, जिससे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो जो नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है किसी भी टेंशन से या किसी सिचुएशन से, तो वो डिस्ट्रेस होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकती है? स्ट्रेस कैन बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म एक्टिव स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस क्या होता है? एक्टिव स्ट्रेस इज द रिएक्शन टू एन इमीडिएट थ्रेट, commonly known as the fight or fight response। यानी कि जो इमीडिएटली किसी भी चीज़ का रिएक्शन होता है, इमीडिएटली के विद इन अ पैसेज टाइम, जब भी किसी भी चीज़ का कोई रिएक्शन होता है, कोई थ्रेट होता है, जैसे कि किसी किस्म की कोई फाइट, और फाइट का जो एग्जैक्टली जो रिस्पॉन्स होता है, और वो भी स्ट्रेस की बहुत बड़ी कंडीशन को क्रिएट करता है। द थ्रेट कैन बी एनी सिचुएशन दैट इज एक्सपीरियंस एंड सबकॉन्शियसली और फॉल्सली एज अ डेंजर। तो किसी भी किस्म की सिचुएशन में, यानी कि किसी भी एक्सपीरियंस में जो अन सबकॉन्शियसली आप करते हैं, किसी भी चीज़ को करते हैं, तो वो बहुत बड़ा जो एक डेंजर का, बहुत बड़ी एक सिचुएशन का सबब बन जाता है। लॉन्ग टर्म chronic stress in the day to day life response face different stressful situations। कहते हैं कि जिंदगी के साथ साथ देखिए किसी भी किस्म की जो सिचुएशन होती है, तो वो डिफरेंट ऐसे रिस्पॉन्सेज, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जो डिफरेंट सिचुएशन से जो है ना, वो स्ट्रेसफुल लाइफ होती जा रही है। जैसे आज या कल हम कह रहे हैं कि कोरोना लाइफ की वजह से और भी जिंदगी स्ट्रेसफुल होगी हुई है, टेंशन इतनी ज़्यादा होती है, बाहर जाना है, आना है, थोड़ा सा भी बॉडी का कोई रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन हो, तो हम कहते हैं यार ये तो नहीं हो गया। तो ये भी मतलब कि एक बहुत बड़ी विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ के लिए जो विद इन अ डेज लाइफ जो वो बहुत स्ट्रेसफुल होती जा रही है। विच आर नॉट शॉर्ट, जो शॉर्ट में होती लाइफ lived, the stress becomes chronic when an individual tries to suppress it। कहते हैं कि ये तब होता है जब थोड़ा सा इसको जो इंडिविजुअल है इसको सप्रेस करने की
कोशिश करता है लेकिन हो नहीं सकता, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कॉमन क्रॉनिक स्ट्रेस इंक्लूड्स ऑनगोइंग हाईली प्रेशर्ड वर्क, यानी कि किसी भी जगह पे जब आप काम करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा जो प्रेशर होता है, अब वो भी लाइफ टाइम के लिए जो स्ट्रेस वो ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, नो डाउट बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से जो स्ट्रेसफुल लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। लोनलीनेस यानी कि तन्हाई जो होती है उसमें भी इंसान डिफरेंट किस्म की जो सिचुएशन है उसको ज़्यादा फॉलो करता है। यानी कि तन्हाई कहते हैं ना कि तन्हाई जो है ना, अगर तो वो आप अल्लाह की ज़ात के लिए कर लेते हैं तो उससे आपकी बचत हो जाती है, और अगर उसके शैतान आप पे हावी हो जाए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसर्स, शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसर्स, यानी कि इसकी जो जनरली दो किस्म की कैटेगरीज हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस है। कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वो थोड़े अरसे के लिए रहता है और कुछ होता है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए इफेक्ट बनता है। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या है? फिजिकल चेंज। इसमें जो फिजिकल चेंज है वो सबसे बड़ा स्ट्रेस की जो कंडीशन है, जो फिजिकल चेंज इसमें ज़्यादा आता है। फिजिकल symptoms are usually triggered by the शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स के लिए सबसे ये होता है कि जो फिजिकल चेंज आता है, जैसे इंसान की बॉडी जो है ना फिर रिएक्शन देना शुरू कर देती है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, क्योंकि कुछ देर के लिए जो डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स हैं वो इंश्योर होना शुरू हो जाते हैं बॉडी से। सेकंड क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंज कि साइकोलॉजी सेकंड जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है वो है साइकोलॉजिकल चेंज। जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए जो फिजिकल चेंज के साथ साथ जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज बॉडी में आता है, उसमें जो सबसे पहले कहते हैं कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन ही बॉडी पे ज़्यादा रहती है ना, खुद पे किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना वो बिल्कुल हो जाएगा, मस्कुलर इफेक्ट हो जाएगा, हेडेक, सर में दर्द शुरू हो गई है, इंसोम्निया, लूज ऑफ मेमोरी, इनएबिलिटी टू मेक डिसीजंस, यानी कि कोई बंदा उस वक्त पे कैसे डिसीजन नहीं ले पाता, फॉरगेटफुलनेस यानी कि जो ज़्यादातर मेमोरी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, फास्ट ब्रीथिंग, तेज तेज सांस लेने की, जैसे किसी भी किस्म की आवाज़ का ना साइकोलॉजिकल इंसान के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो उससे जो बॉडी का सबसे इफेक्ट होता है कि बंदा तेज तेज सांस लेना शुरू हो जाता है, कि ऐसा लग जाता है जैसे सांस बंद हो जाना है, कोई बॉडी पे बहुत सारे, यानी कि जैसे कि फिजिकल चेंज के साथ साथ जो उसका इफेक्ट है वो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा होता है। इमोशनल चेंज, इमोशनल रिस्पॉन्स में इंक्लूड्स, इसमें कहते हैं कि इमोशनल चेंज जो होता है उसमें इंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एंगर, इरिटेबल, किसी चीज़ में इरिटेट होना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि इमोशनल में इंजाइटी, नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, इस कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस होते हैं। जो लॉन्ग टर्म होता है वो सबसे जो डेंजरस होता है वो ये होता है कि बिहेवियरल चेंजेस उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अब देखेंगे बिहेवियरल चेंजेस किस तरीके से आ सकती हैं। बिहेवियरल चेंज में इंसान के डिफरेंट किस्म के विक्टिम्स होते हैं, पर्सनस बिकम विक्टिम ऑफ सीरियस बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, फेयरफुलनेस, उसमें बहुत ज़्यादा अपसाइटी हो जाती है, अल्कोहलिज्म हो सकता है, ड्रग एडिक्शन हो सकता है, यानी कि जैसे वो अपने स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए डिफरेंट चीज़ों की तरफ जो है ना वो मूव करता जाएगा, किसी चीज़ गलत चीज़ की तरफ उसका जो है ना वो ज़ाहिर है डिफरेंट किस्म की उसकी एक्टिविटीज़ की तरफ उसका ध्यान चला जाएगा। ये जो सबसे बैड इफेक्ट होता है वो बिहेवियरल चेंजेस इसमें आ जाती हैं, जो नॉर्मल कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, द इफेक्ट ऑफ पर्सन बिकम विक्टिम्स ऑफ अ सीरियस
फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें मतलब कि डिफरेंट किस्म की हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, स्किन डिजीज़ आ जाती हैं, इवन कैंसर आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाती हैं, यानी कि इंसान की जो जिस्मानी अज़ा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का इफेक्ट हो जाता है। देखिए स्ट्रेस जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट इसके डेंजरस व्यूज होते हैं जो जिसम के किसी भी बॉडी के उसके ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। वो डिफरेंट व्यूज में भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होने की वजह से दिमाग में दर्द शुरू हो जाती है, स्किन की डिजीजेज हो जाती हैं, इवन के डिफरेंट कैंसर की जो पोजिशन हैं वो भी हो जाती हैं। इमोशनल चेंजेस, क्रॉनिक एंग्जाइटी, यानी कि इसमें एंग्जाइटी की इंतहा तक इंसान पहुंच जाता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। द इफेक्टेड पर्सन बिकम्स अ विक्टिम ऑफ सीरियस इमोशनल डिसऑर्डर्स, फियर फोबिया, यानी कि हर चीज़ से उसको खौफ आता है। थोड़ी सी हाइट पे चले जाइए, हाइट फोबिया होता है। जैसे कि कहते हैं कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं लिफ्ट पे नहीं बैठ सकता क्योंकि उसके लिफ्ट के जो उससे खौफ होता है, एक यानी कि फोबिया जो है नेचर में आ जाता है ना, वो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर्सनैलिटी में डिफरेंट किस्म के चेंजेस आ जाते हैं कि पर्सनैलिटी एक बंदा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि जिस तरीके से एक दिमाग को काम करना चाहिए उस तरीके से जो मेंटल की पोजीशन है वो नहीं होती, बिल्कुल जो मेंटल की पोजीशन है डिफरेंट होती जाती है। उसके बाद है कॉग्निटिव चेंजेस। कॉग्निटिव का ताल्लुक मोस्टली दिमाग से होता है। द इफेक्ट पर्सन बिकम्स अ विक्टिम ऑफ सीरियस कॉग्निटिव डिसऑर्डर। इसमें जो है ना वो डिफरेंट जो कॉग्निटिव चेंजेस हैं वो इफेक्ट ज़्यादातर होती हैं, यानी कि मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है। इंसान को अभी कुछ कह रहा है उसके बाद उसकी वो याददाश्त नहीं रहती, उसकी चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। अभी सिर्फ साथ से डिफरेंट किस्म के गलत किस्म के ख्यालात का दिमाग में आना, नींद का पूरा ना होना, इसके लिए भी बहुत सारी जो डिफरेंट उसकी कॉग्निटिव, यानी कि जिससे उसके दिमाग के साथ ताल्लुक होता है, लिंक होता है, वो चेंजेस उसके जिस्म में आना शुरू होते हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ स्ट्रेसर्स कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स है, ग्रुप स्ट्रेसर्स है, इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स हैं। यानी कि कैसे एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस कौन सी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स कौन से होते हैं, ग्रुप स्ट्रेसर्स क्या है, इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स क्या है, ये क्या है सोर्स ऑफ स्ट्रेसर्स। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स, इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स होता है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स होता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, यानी कि डिफरेंट किस्म की जो पॉलिटिक्स की जो कंडीशंस होती हैं उसके ऊपर बहुत सा ट्रस्ट होता है कि ज़ाहिर है एक जो एक पॉलिटिक पर्सन होता है उसका वो लोगों के अंदर जैसे इन होता है उसकी जो पर्सनालिटी ऑर्डर्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स ये होता है कि देखें जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बाइस बनती है। अगर तो ज़रूरियात इंसानी ज़िंदगी भी नहीं पूरी हो रही तो उसको पूरा करने के लिए उसको डिफरेंट कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद क्या है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी के जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ये फैक्टर्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ का ना होना या उनका प्रॉपर चैनल में ना चलना, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर ऑफ स्ट्रेस होता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, इसमें जॉब रिलेटेड फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि जॉब की टेंशन होना, जॉब के अंदर डिफरेंट किस्म की काम पे जाना आना, विद इन अ टाइम, डिसिप्लिन, ईच एंड एवरीथिंग को मेंटेन करना। अगर उसमें थोड़ी सी कमी पेशी हो गई है तो वो बहुत बड़ा स्ट्रेस का बाइस बनता है। रोल रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि जो उसकी रोल मॉडल पर्सनैलिटी है उससे क्या होता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके जो पर्सनालिटी फैक्टर्स के व्यूज कैसे हैं, किस तरीके से वो उसके ऊपर जब काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, काम करने का अंदाज कैसा है, दूसरों से बात करने का वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ये उसकी जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंटरपर्सनल एंड ग्रुप रिलेटेड फैक्टर्स, ये देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सनल है वो बेसिक रोल होता है उनका। ज़ाहिर है जो एम्प्लॉयज़ से ही एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो रन कैसे करेगी इंडिविजुअल से, और इंडिविजुअल्स जो है ना वो ग्रुप से मिलकर काम करते हैं, तो ग्रुप में भी डिफरेंट किस्म की
पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ट्रेड से डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, उनमें जो व्यूज़ की ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं जो स्ट्रेस का बाइस बनती हैं। ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल ऐसा होता है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल कैसा है, किस चीज़ को वो उसकी प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इन्हांस होती है और उसको इन्हांस करने के लिए एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्व होना किस कदर बेहतर है, यानी कि किस तरीके से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इन्वॉल्व करेगा, किस तरीके से करेगा। ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ साइकिल है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसके बाद है ग्रुप स्ट्रेसेस। जो ग्रुप का स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ग्रुप किसी भी काम करने की ऐसी कंडीशंस होती हैं जो, लेकिन ग्रुप कहते हैं ना, जो ग्रुप की जो लर्निंग होती है बहुत अफेक्टिव होती है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर ग्रुप को मैनेज करना इट इज़ अ बिग एंड डिफ़िकल्ट टास्क कि किस तरीके से एक ग्रुप को मैनेज किस तरीके से उन्होंने करना है। उसके बाद लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, यानी ग्रुप में जो है ना सबसे जो बिग उसका इश्यू होता है ना वो ये है कि उसमें सोशल सपोर्ट कोई नहीं होती, उसमें सोशल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट, पहले आपने कॉन्फ्लिक्ट को बड़ी डिटेल से पढ़ा कि जो व्यूज़ ओपिनियंस जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के होते हैं। वर्क प्लेस वायलेंस होता है, यानी कि वर्क के अंदर डिसऑनेस्टी, डिसिप्लिन, करप्शन, टाइम मैनेजमेंट, किसी की फेवरेटिज्म कर रहे हैं किसी की नहीं कर रहे, ये तमाम चीज़ें जो वर्क प्लेस पे जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आइस बनती हैं। ऑर्गेनाइजेशन उस सबसे जो मेजर फैक्टर है वो क्या है, सबसे मेजर फैक्टर वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या है, किस तरीके से वो ग्रुप के अंदर यानी कि ग्रुप के ऊपर इफेक्ट करे। अगर तो बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट होगा और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है ना वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स, जॉब कंसर्न्स, न्यू लाइफ ओल्ड लाइफ, यानी कि देखें कितना अच्छा उन्होंने एक साइन दिया हुआ है कि जॉब कंसर्न्स, एक इंडिविजुअल के जो सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं वो ये है कि उसके लिए जॉब कंसर्न जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करियर चेंजेस, यानी कि उसके लिए करियर की चेंजेस, यानी कि उसके लिए उसकी अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेसफुल लाइफ, इकोनॉमिक के जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि मैंने जो अपनी एक करियर है उसको किस तरीके से बनाना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ज़ाहिर है एक इंडिविजुअल्स को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है जो इंसान को सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो नो डेज इन कंडीशन जो चल रही है वो ये है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अ बिग फैक्टर ऑफ स्ट्रेस नो डेज इन लाइफ, यानी कि पाकिस्तान में जो कंडीशन है उसकी वजह से हर बंदा जो है अपनी एक इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जब इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होगी तो वो उसने एक स्ट्रेस लेना है, और स्ट्रेस लेने के लिए किस कदर तकलीफ दे बात है कि उसके लिए कि वो उसकी जो प्रॉब्लम ही क्रिएट यहाँ से चेंजेस इन लाइफ स्ट्रक्चर। और फिर देखें वक्त के साथ साथ जो है ना ज़िंदगी का बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे वक्त की कंडीशंस आती रहती हैं चलती रहती हैं इसी तरीके से हम आई थिंक के जो लाइफ स्टाइल जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता रहता है ज़िंदगी का। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस ये कि स्ट्रेस अब हम ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने पढ़ा ना स्ट्रेस क्या है, उसकी कॉजेज क्या है, सोर्सेज क्या है, इंटरनल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्या है। अब हमने करना है कि हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस जो बेसिक हमारा टॉपिक है। स्ट्रेस आल्सो नोन एज मैनेजरियल इलनेस कैन बी अवॉइडेड एंड मैनेज। It should be treated at both organizational and individual level as stress not only affects the individual but also results in harm to the organization. इंडिविजुअल अप्रोचेस, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस, कहते हैं कि जो स्ट्रेस को मैनेज करना, अगर हम जो स्ट्रेस की जो लेवल है बोथ लेवल्स हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन दोनों का ही कनेक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन होगी तो इंडिविजुअल्स काम करेंगे और इंडिविजुअल्स नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी। तो ये एक इंटरलिंक रिलेशन है जो एक दूसरे का कनेक्शन एक दूसरे के साथ है।
और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन ये देखें कि अगर इंडिविजुअल्स के ऊपर से स्ट्रेस इफेक्ट करेगा तो वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो इसके जो दो बेसिक सोर्सेज हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इंडिविजुअल अप्रोचेस क्या है। साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज क्या है, इंक्रीज हार्ट कैपेसिटी, यानी कि ये जो हार्ट की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। प्रोवाइड अ मेंटल डाइवर्शन फ्रॉम वर्क प्रेशर, यानी कि वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल जो मेंटल है उसकी डाइवर्सिटी होती है ना एक काम की, तो वो उसको इस तरीके से मेंटल की डाइवर्शन काम करते हैं कि जो वर्क प्रेशर है उसको कैसे वो मेंटल की अपनी रिलैक्सेशन जो वर्क स्ट्रेस है उसको पूरा करेगा। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिएशंस, हाइपोनिसिस और एबोटोनिक्स, कुछ यानी कि जो उसके दिमाग की रिलैक्सेशन होती है, कैसे उसने मेडिसिन लेनी है, कैसे उसने रिलैक्स टाइम चाहिए, किस तरीके से एरोबोनिक्स के यानी कि उसको रिलैक्सेशन के लिए उसके दिमाग को कुछ कामों की जरूरत होती है, वो किस तरीके से रिलैक्सेशन चाहिए। एक्सपेंडिंग सोशल नेटवर्क, हैविंग फ्रेंड्स, यानी कि वो अपना जो सोशल नेटवर्क है उसको एक्सपेंड करता है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, वर्क लीग्स के साथ के काम करता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आउटलेट स्ट्रेस बिकम एक्सेसिव, जिससे जो है ना वो मिनिमाइज हो सकता है स्ट्रेस जो है ना। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम किसी काम को उसके टाइम के साथ मैनेज कर लेते हैं तो जो स्ट्रेस है वो डेफिनेटली कम हो जाता है। मेकिंग डेली लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी अकम्प्लिश, कहते हैं कि इस तरीके की एक लिस्ट बना लें डेली काम की। आप ऑब्जेक्टिव है कि आज मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं उनको अचीव करना है। उस लिस्ट को आपने उन एक्टिविटीज़ को कैसे कंप्लीट करना, प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज़ बाय इंपॉर्टेंट अर्जेंसी, कहते हैं कि सबसे अपने जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रायोरिटी दे, यानी कि कमिंग डेज में जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसको प्रायोरिटी दें। आप उसको प्रायोरिटी देंगे कि मैंने आज ये काम करना है और अर्जेंटली ये काम करना है। स्केड्यूलिंग एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज सेट, यानी कि अपने जो स्केड्यूल है उसको जो आपकी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग सेट करें कि सबसे टॉप प्रायोरिटी काम क्या है, मिडिल टॉप क्या है, लो लेवल प्रायोरिटी क्या है, और जो टॉप प्रायोरिटी है उसको मैंने पहले कंप्लीट करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। जब हम टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे ना तो डेफिनेटली हम किसी भी स्ट्रेस को मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है। इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। वर्क स्ट्रेस इज अ चैलेंज टू हेल्दी एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड हेल्थनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कहते जो वर्क स्ट्रेस है ये चैलेंज होता है वर्कर्स के लिए, उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए, कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हेल्थनेस, कैसे उनकी हेल्थ को बेटर किया जाए। वर्क स्ट्रेस कैन बी अफेक्टिवली मैनेज, जो वर्क स्ट्रेस है कहते हैं उसको हम इस तरीके से अफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो अप्रोचेस का वर्क है उसको अप्लाई करें। जो मैनेजमेंट की अप्रोचेस को जब हम अफेक्टिवली मैनेज कर लेंगे तो वर्क स्ट्रेस को डेफिनेटली हम मैनेज कर लेंगे। इट असेसेस द पॉसिबल रिस्क इन वर्किंग इन्वायरमेंट that may cause particular has to cause harm to a employee, यानी कि जो उसकी पॉसिबल रिस्क है वर्क इन्वायरमेंट में वो कैसे उसको एम्प्लॉयज़ के लिए जो हार्मफुल ना हो उसको मिनिमाइज करना है। ऐसी कंडीशन, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो एम्प्लॉयज़ की जो कंडीशंस उनको हार्म ना करे बल्कि उनको मैनेज करने का प्रोसेस जो है ना वो पूरा होना चाहिए। देखिए रिस्क मैनेजमेंट साइकिल क्या है। ये एक पूरा साइकिल है। असेसमेंट ऑफ रिस्क, डिजाइन एक्शन प्लान टू रिड्यूस रिस्क, सबसे पहले हम असेस फिर हम ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे हम जो जो स्ट्रेस है, जो रिस्क है उसको कम से कम कर सके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान, जो हमने प्लान तैयार करना फिर उसको जो रिस्क को कम करने के लिए फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर उसके बाद अवेल्युएट करें उस एक्शन प्लान को। लर्न एंड फर्दर एक्शन, यानी कि उससे अगर तो मिनिमाइज कम हो सकता है, हो गया तो फिर उससे फर्दर जो एक्शन है वो लिया जाए। असेस, फिर उसको जो प्लान है फिर उसको असेस किया जाए कि किस तरीके से ये जो असेसमेंट प्लान जो असेस करे कि जो कुछ मैंने जो प्लान मैंने बनाया आया कि उससे स्ट्रेस कम हुआ
मिनिमाइज हुआ, उससे जो हम किस तरीके से जो उस एक्टिविटीज़ को किस तरीके से कम कर सकते हैं। यानी कि ये तमाम जो साइकिल है उससे ये पता चलता है कि हमने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रेस है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए जो एक्शन हमें लेना वो कैसे लेना है। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस क्या है, इम्प्रूव्ड पर्सनल सिलेक्शंस को बेहतर बनाया जाए, जॉब प्लेसमेंट की जाए, यानी कि जो अप्रोप्रिएट पर्सन है उनको अप्रोप्रिएट उसके ऊपर रखा जाए। यूज ऑफ रियलिस्टिक गोल सेटिंग, यानी कि कहते हैं कि रियलिस्टिक गोल सेटिंग होनी चाहिए। प्रैक्टिकल कंडीशन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे काम करवाना चाहिए। रीडिज़ाइनिंग ऑफ जॉब को रीडिज़ाइन करते रहना चाहिए, यानी कि अगर तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो उसको हायर करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो सबसे बेसिक काम है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर वर्क प्रेशर हो, वर्कलोड हो, एंजाइटी है, कुछ भी है, तो किस तरीके से जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कैसे करना है। जब स्ट्रेस को मैनेज करना आएगा तो इस जो डेफिनेटली पोजीशन जो है ना वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो जो ट्रेनिंग है वो एक बिग फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग एम्प्लॉयज के साथ साथ जरूर होनी चाहिए। इंक्रीज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, जो एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट है उसको इंक्रीज करना चाहिए। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिंग बिजनेस प्रोग्राम, जो इस्टेब्लिशमेंट की जो बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं उसको भी इन्हेंस करना चाहिए कि किस तरीके से उसको बेटर किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें नई चीज़ों को, नई एक्टिविटीज़ को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, यानी कि अब सबसे जो बेसिक काम है वो ये है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। आइडेंटिफाई हैबिट्स एंड बिहेवियर दैट ऐड टू स्ट्रेस, कहता है कि उन चीज़ों को ज़रूर आइडेंटिफाई किया जाए जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, वर्कलोड से हो रहा है, किसी की बात से हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप से हो रहा है, क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट है, किस किस्म की कंडीशन है, कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस का बाइस बन है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए। जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। अवॉइड ये जो जितने भी जिससे हम लिंक्स अल्कोहल्स जितने भी हैं, जैसे हम उसको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं उससे ज़रा अवॉइड करना चाहिए। ईट वेल बैलेंस मील, अपना जो मील है उसको खाना है उसको प्रॉपर वे में लेना चाहिए, जो ताकि स्ट्रेस जो है ना वो बॉडी के किसी पार्ट पे इफेक्ट ना करे। प्रॉपर मील लेना चाहिए जो हेल्दी लाइफ स्टाइल हो। एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, ये अब एक्सेप्ट कर सकते हैं हर चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता लेकिन हर चीज़ को मैनेज ज़रूर किया जा सकता है। उसके बाद कहते हैं कि हेल्दी जो स्टैंडर्ड स्लीपिंग टाइम है वो पूरा होना चाहिए। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी चीज़ के अंदर। तो आप किस तरीके से जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। टॉक टू समवन, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टॉप स्ट्रेसिंग स्टार्ट लिविंग, यानी कि स्ट्रेस को स्टॉप करें और हेल्दी लाइफ को स्टार्ट करें और नए तरीके से ज़िंदगी को स्टार्ट करें। आपको पता चला किस तरीके से ये तमाम चीज़ों को हमने मैनेज किया है, किस तरीके से ये जो आप की जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे चेंज होगा, किस तरीके से आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, इन तमाम चीज़ों को कैसे आपने कोऑपरेटिवली मैनेज करना है। If you have any question, you can ask me anytime. Thank you so much.